हेलो स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपकी डिमांड पे क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है और हमने एक चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया है, न्यूटन की गति के नियम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कार्य ऊर्जा शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति जो न्यूटन की गति के नियम के बाद अगला चैप्टर है। मैं आशा करता हूं कि आपने न्यूटन की गति के नियम के सारे वीडियो देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो जाके देखें, वहां के कुछ कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज होने वाले हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उन वीडियोज को आप अच्छे तरीके से देख लें। किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होने पे हमें कमेंट कर दें, और अगर नहीं है तो इस चीज को समझने में और आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो न्यूटन की गति के नियम में हैं, पर उनको हम कार्य ऊर्जा शक्ति में भी उपयोग में लेंगे। तो ठीक है, तो सारी वीडियोस देख लें, सीक्वेंस में डाले हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कार्य ऊर्जा शक्ति है, यह हमारा अगला चैप्टर है, 6 नया चैप्टर है पूरा। अच्छे से पढ़ते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें। नोट्स के लिए बार बार कमेंट आ रहे हैं, नोट्स मिल जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे लिखवा भी रहा हूँ तो आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका सिलेबस करवाना हमारी टेंशन है, ये टेंशन आपकी नहीं है। आपका टेंशन केवल पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, कार्य ऊर्जा शक्ति। देखिए, कार्य को इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी, और शक्ति को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। एकदम समझते चलेंगे बेसिक से। अब देखो, पुरानी चीजें कैसे काम में आती है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के मैं क्यों कहता हूँ कि पुराने वीडियो देखने जरूरी है। क्यों कहते हैं पुरानी चीजें पढ़नी जरूरी है? क्योंकि हर चीज फिजिक्स में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज भी मैं कुछ बात करूंगा तो सदिश की भी बात कर सकता हूँ, अवकलन की भी बात कर सकता हूँ, समाकलन की भी बात कर सकता हूँ, मैं न्यूटन की गति के कुछ नियमों के कंसेप्ट की भी बात कर सकता हूँ। इसीलिए उन सभी चैप्टर्स को आना जरूरी है। अगर वो नहीं आते हैं तो यहाँ पे कंसेप्ट समझने में फिर दिक्कत आ जाती है। इसीलिए हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोस हैं, आप जाके चेक कीजिए। किसी में भी कोई डाउट हो तुरंत वहां जाके पढ़िए और वापस से यहाँ आ जाइए। वर्क, एनर्जी, पावर में चीजें समझने में आसान हो जाएगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं कार्य। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कार्य। सॉरी, कार्य क्या होता है? देखो, हम अपने डेली लाइफ में जो कार्य करते हैं और फिजिक्स के अंदर जो कार्य है, ये पूरा अलग है, पूरा अलग है। आप डेली लाइफ में पसीना बहा रहे हो, पसीना बहा रहे हो, पसीना बहा रहे हो, आप सोचो कि मैं सर क्या कर रहा हूं, कार्य कर रहा हूं। वहां पे कार्य गिना जाएगा, लेकिन फिजिक्स का जो कार्य है वो अपने आप में पूरा अलग है। तो फिजिक्स में कार्य क्या होता है, मैं लिखता हूं परिभाषा। देखो, फिजिक्स में कार्य क्या होता है, बल व विस्थापन का अदिश गुणनफल सॉरी, बल व विस्थापन का अदिश गुणनफल सॉरी, का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है इसकी, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन। हालांकि मैं और सारी चीजें आपको सिखा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बल व विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। अब अदिश गुणनफल जानने के लिए आपको सदिश में जाना पड़ेगा, सदिश अदिश पढ़ना पड़ेगा, वहां से अदिश गुणनफल आ जाएगा। सपोज करो कि एक m द्रव्यमान का वस्तु है, उस पर आपने एक बल लगाया F, और F बल लगाने पर वस्तु क्षैतिज दिशा में विस्थापित हो गई, और ये थीटा कोण है। ध्यान दीजिएगा, मैं भी आप सारी चीजें समझा रहा हूं आराम से, ठीक है। ये वस्तु क्षैतिज दिशा में विस्थापित हो गई। मैंने क्या बोला, कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल व विस्थापन का अदिश गुणनफल। अब आपको पता होना चाहिए कि दो सदिश का अदिश गुणनफल, दो सदिश का अदिश गुणनफल अदिश बनता है। इसका मतलब कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो मैं लिखूंगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। क्या लिखूंगा? एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं दो तरीके से और लिख सकता हूं, ध्यान देना। एक तो हो सकता है एफ कॉस थीटा इंटू एस, और एक हो सकता है
एस कॉस थीटा इंटू एफ। ये दोनों तीनों फॉर्मूले ही हैं, अपने आप में जगह जगह पे उपयोग किए जाएंगे, जगह जगह पे उपयोग किए जाएंगे। अब देखो, बल के घटक जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है वस्तु का, उस दिशा में क्या ले लो, बल का घटक ले लो। जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उस दिशा में बल का क्या ले लो, घटक ले लो। अगर आप ध्यान से देखो तो क्षैतिज दिशा में द्रव्यमान जा रहा है, द्रव्यमान कहाँ जा रहा है, क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में जो बल का घटक होगा वो क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, एफ कॉस थीटा। और ऊर्ध्वाधर घटक क्या लिखा जाएगा, एफ साइन थीटा। लेकिन आपको पता है कि वस्तु का विस्थापन कौन सी दिशा में हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है, क्षैतिज दिशा में हो रहा है। तो क्षैतिज दिशा में बल का घटक क्या है, एफ कॉस थीटा। कौन सा घटक है, एफ कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो सूत्र है आया कहां से, यहां से। ये कहां से आया, क्या यहां से आया या नहीं आया, सर बिल्कुल आया। तो जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उस दिशा में आप बल का घटक ले लीजिए, उस दिशा में आप बल का घटक ले लीजिए। या दूसरी स्थिति में बल की दिशा में विस्थापन का घटक ले लीजिए, बल की दिशा में विस्थापन का घटक ले लीजिए। जहां जिसकी जरूरत हो क्वेश्चन के हिसाब से वैसा करना है। अभी वस्तु का विस्थापन कहां हो रहा है, क्षैतिज दिशा में। बल कहां लग रहा है, किसी थीटा कोण पर। हमें पता है कि बल विस्थापन की दिशा में बल का घटक लेना है। विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में। इस दिशा में बल का घटक कौन सा है, एफ कॉस थीटा। क्या है, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा इंटू एस, यही क्या है, यही क्या देगा आपको, कार्य देगा। इसका मतलब फिजिक्स के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के अंदर अगर किसी वस्तु पर अब आप बल लगा रहे हो और बल लगाने पर विस्थापन हो रहा है तो ही वस्तु में कार्य गिना जाएगा। बल लगा रहे हो और बल लगाने पर विस्थापन हो रहा है तो कार्य गिना जाएगा। आपने किसी वस्तु पर बल लगाया और बल लगाने पर विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य नहीं गिना जाएगा। अब मैं आगे चल के धीरे धीरे सारी बातें समझाने वाला हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं इसको आराम से। मान लेता हूं 1 केजी का द्रव्यमान है, ठीक है। आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है और थीटा बराबर 30 डिग्री में लगाया, थीटा बराबर 30 डिग्री में लगाया और वस्तु यहां से चल के यहां पहुंच गई। और मैं कहता हूं कि वस्तु का जो विस्थापन है, एम का मान यहां पर फिर से 1 केजी ही है, ऐसा नहीं है द्रव्यमान बदल गया है, द्रव्यमान अभी भी उतना ही है। 1 केजी के ऊपर आपने इतना बल लगाया और वस्तु 3 मीटर प्रतिस्थापित हो गई, विस्थापित हो गई। मैंने कहा कि बल द्वारा किया गया कार्य निकालो, बल द्वारा किया गया कार्य निकालो। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। मैंने क्या कहा, विस्थापन कौन सी दिशा में हो रहा है, क्षैतिज दिशा में। तो बल का घटक क्षैतिज दिशा में क्या लिखा जाएगा, tan cos 30। क्या लिखा जाएगा, tan cos 30। तो बल का मान कितना हो गया, tan cos 30 इंटू विस्थापन कितना है, 3 मीटर। सर विस्थापन कितना है, 3 मीटर। आंसर लिखेंगे क्या, 10 गुणा cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है सर √3/2 इंटू 3 इंटू 3, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15√3, 15√3 जूल, 15√3 जूल, जूल। यहां से क्या समझ में आया कि बल की इकाइयां भी देख लेते हैं, सॉरी कार्य की इकाइयां भी देख लेते हैं कि कार्य की इकाई क्या होती है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कार्य एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए मुझे। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, आप बोलोगे सर कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है सर, कार्य का सीजीएस मात्रक बताइए। सबको पता है, एकदम मुझे पता है कि आरबीसी क्लासेस में जो भी पढ़ रहे हैं उनको ये सारी चीजें मालूम है। सीजीएस मात्रक, क्योंकि हमारे टीचर्स, हमारी टीम हर चीज बेसिक से करवाती है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है, अर्ग होता है। कर कितना होता है, अर्ग होता है। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। होता है या नहीं होता है, बोलो, समझ में आई या नहीं आई। तो ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई है।
आगे हम चलेंगे कार्य के प्रकार। कार्य 3 प्रकार के से परिभाषित किए जाते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। कैसे होते हैं सब चीजों को समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, आइए चलते हैं। कार्य के प्रकार, कार्य को 3 भाग में बांट दिए हमने। कार्य के प्रकार में पहली प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, पहला धनात्मक कार्य। देखो धनात्मक कार्य क्या होता है, एकदम आसान है। धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्ग क्या होता है, देखो वर्ग का फॉर्मूला क्या आया, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। सुनना मेरी बात, आपने किसी वस्तु पर बल लगाया, उस बल लगाने पर वस्तु के अंदर क्या हुआ, विस्थापन हुआ। आपने किसी वस्तु पर बल लगाया और बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन हुआ। अब आप चाहते हो कि सर बल तो धनात्मक है, विस्थापन भी क्या मान लिया मैंने, धनात्मक है। देखो W का मान धनात्मक या ऋणात्मक किस पर निर्भर करेगा, कॉस थीटा पे निर्भर करेगा। और कॉस थीटा क्या होता है, W का मान धनात्मक या ऋणात्मक होना किस पर निर्भर करेगा, कॉस थीटा पे निर्भर करेगा। और कॉस थीटा क्या है, F और S के मध्य का कोण। F और S के मध्य का कोण, F और S के मध्य का कोण होता है। ये क्या होता है, F व S के मध्य का कोण। अगर कॉस थीटा न्यून कोण है, अगर कॉस थीटा कैसा है, न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा। अगर कोस थीटा न्यून कोण है, कॉस थीटा न्यून कोण है, यानी कि अगर थीटा न्यून कोण है, मैं कह देता हूं थीटा का मान अगर 90 डिग्री से कम है, ध्यान रखना थीटा का मान 90 डिग्री से कम है, 0 से ज्यादा और 0 से ज्यादा, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, तो वो कोण कैसा कहलाता है, न्यून कोण। और जब cos थीटा का मान 0 से 90 से कम तक कोई भी मान रखोगे तो cos थीटा का मान सदैव क्या आता है, धनात्मक आता है। क्या आता है, धनात्मक आता है। क्या आता है, धनात्मक आता है। तो इस स्थिति में जो भी कार्य किया जाएगा, इस स्थिति में जो भी कार्य किया जाएगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। जैसे सर कैसे समझ में आया, एग्जाम्पल देके समझाइए। मैंने कहा मान लो ये ब्लॉक है 1 केजी का, मान लो ये ब्लॉक है 1 केजी का, इस पर आपने क्या लगाया, 10 न्यूटन का बल लगाया। सुनना मेरी बात, और इस 10 न्यूटन से ये ब्लॉक विस्थापित हो गया 3 मीटर। ये ब्लॉक विस्थापित हो गया कितना, 3 मीटर विस्थापित हो गया, चलो या 2 मीटर विस्थापित हो गया। तो अब मुझे जरा ध्यान देना, मैं कहता हूं बल किस दिशा में लगा, बल सर इस दिशा में लगा। विस्थापन किस दिशा में हुआ, इस दिशा में हुआ। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, सुनना मेरी बात, जब बल व विस्थापन एक ही दिशा में हो तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, दोनों के बीच थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि बल भी इधर है, विस्थापन भी इधर है। तो कार्य की परिभाषा से हम जानते हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या है, बल और विस्थापन के मध्य का कोण। बल आपने लगाया 10, 2, कॉस थीटा कितना हो गया 0, कॉस 0 कितना लिखा जाएगा 1, 10 गुना 20 जूल। तो कार्य का मान कैसा है जरा देख के बताओ। सर कार्य का मान तो धनात्मक आया। इसका मतलब तुमने क्या देखा, इसका मतलब ये देखा कि जब बल व विस्थापन के मध्य का कोण न्यून कोण है तो कार्य सदैव क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को भी अगर हम ध्यान से देखें, पहले वाले क्वेश्चन को भी अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर भी अगर देखो बल और विस्थापन, विस्थापन देखो इधर की तरफ हो रहा है और बल इधर लग रहा था। विस्थापन किधर हो रहा है, इधर की तरफ, और बल किधर लग रहा है, इधर की तरफ। दोनों के मध्य का कोण कितना है, 30 डिग्री है या नहीं है। तो 30 डिग्री न्यून कोण होता है या क्या होता है सर, 30 डिग्री तो न्यून कोण होता है। और जब बल व विस्थापन के मध्य का कोण न्यून कोण है तो कार्य धनात्मक होगा या नहीं होगा, सर होगा। तो देखो तो यहाँ पे कार्य का मान धनात्मक आया है या नहीं आया, कार्य का मान धनात्मक आया है या नहीं आया, 15√3, 15√3, बिल्कुल सर कार्य का मान धनात्मक आया है। तो इसका मतलब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रखनी है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि कार्य ऋणात्मक कब होगा।
यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं कार्य ऋणात्मक की। किसकी बात करूंगा मैं? कार्य ऋणात्मक की। चलिए देखते हैं ऋणात्मक कार्य कब होता है। ऋणात्मक कार्य कब होता है देखेंगे। ऋणात्मक कार्य ऋणात्मक यानी कि इसको बोलते हैं निगेटिव वर्क। क्या बोलते हैं? निगेटिव वर्क। सारा खेल ये नेगेटिव दिशा को नहीं दिखाता। यहां पर जो प्लस माइनस आएंगे वो दिशा को नहीं दिखाते, वो कार्य की प्रकृति को दिखा रहे हैं कि कार्य कैसा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। दिशा के लिए हम आई कैप, जे कैप और के कैप यूज करते हैं, लेकिन वर्क के केस में, कार्य के केस में हम आई, जे और के यूज नहीं करेंगे। हम केवल प्लस और माइनस लिखेंगे। प्लस का मतलब धनात्मक कार्य है, माइनस का मतलब ऋणात्मक कार्य है। दिशा से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दिशा जब भी यूज करेंगे तो आई कैप, जे कैप और के कैप यूज करेंगे। हम यहाँ पर वैसा नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये माइनस क्यों आया। माइनस को लेके कंफ्यूज नहीं होना। माइनस यहाँ पे कार्य की प्रकृति को बता रहा है, लेकिन अगर ये सदिश राशि होती तो हम माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप के रूप में लिखते हैं। यहाँ हम वैसा बिल्कुल लिखने वाले नहीं है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ऋणात्मक कार्य क्या होता है? ऋणात्मक कार्य क्या होता है? फिर से वही देखो कि जब कार्य की परिभाषा से हम क्या जानते हैं, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। जब थीटा का मान देखो, ये देखो बल और विस्थापन तो धनात्मक ही है, थीटा पर निर्भर करेगा। अगर थीटा का मान 90 से ज्यादा और 180 से छोटा या बराबर होता है, 180 से छोटा या बराबर होता है, यानी कि थीटा का मान क्या है, थीटा कैसा है, अधिक कोण है। अधिक कोण है, कैसा कोण है, अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है सर? ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है सर? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो उस स्थिति में जो कार्य होता है, उस स्थिति में जो कार्य होता है वो कैसा गिना जाता है? ऋणात्मक गिना जाता है। देखो क्या होता है? ऋणात्मक गिना जाता है। ध्यान दीजिएगा कैसे सर, समझाइए हमें। मान लेता हूं कि मान लो आपने वस्तु पर एक बल लगाया। मान लो 1 केजी की वस्तु है, फिर से लेता हूं 1 केजी की वस्तु है। आपने इस पर बल लगाया, मान लेता हूं आपने बल लगाया यहां पर 120 डिग्री के कोण पर, और आप वस्तु को विस्थापन कर रहे हो इस दिशा में। आप वस्तु की विस्थापन कर रहे हो इस दिशा में। देखो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। 1 मीटर विस्थापित हो गया 1 केजी का द्रव्यमान, ठीक है। आपने बल कितना लगाया? आपने बल लगाया 10 न्यूटन का, और 120 डिग्री के कोण पे लगाया। ये 120 डिग्री का कोण है बल व विस्थापन के मध्य, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, बल व विस्थापन का मध्य का कोण क्या है? 90 से ज्यादा है या कम है? सर 90 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 से ज्यादा है तो कार्य कैसा होगा? इस बल द्वारा किया गया कार्य सर न्यून कोण है, अधिक कोण है, तो कार्य ऋणात्मक आना चाहिए। सर कैसे? सर आपने बोला W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या बोला आपने? W बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ का मान 10 है, कॉस थीटा का विस्थापन का मान 1 है, और कॉस थीटा कितना है सर? 120 डिग्री। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉस 120 का मान कितना होता है। तो मुझे ये पता है कॉस 120 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक में पढ़ाया गया है आपको। तो ये होता है तुम्हारा माइनस का साइन 30, क्योंकि 90 डिग्री पे बदलता है, और साइन 30 का मान होता है माइनस का 1/2। 10 इंटू 1 इंटू माइनस का 1/2, 2 5 10, 5 माइनस का 5 जूल। देखो कार्य कैसा आ गया? ऋणात्मक आ गया। कार्य कैसा आ गया? ऋणात्मक आ गया। तो कार्य ऋणात्मक कब होता है? आपको बिल्कुल मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तो विस्थापन और बल के मध्य का कोण देखना। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए मान लेता हूं कि 1 केजी की वस्तु है और उस पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। यहां पर घर्षण है म्यू बराबर 0.2 या 0.2 ले लिया मैंने, ठीक है। कितना ले लिया? 0.2 ले लिया। अब अगर सुनो, यहां पे देखो, ये तो हमने लगाया बल है, ये आरोपित बल है, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, और मान लेता हूं कि इस आरोपित बल के कारण वस्तु विस्थापित होकर यहां आ गई है, वस्तु विस्थापित होकर कहां आ गई है, यहां आ गई है, और ये विस्थापन कितना हो गया है, 3 मीटर का हो गया। मान लेता हूं 3 मीटर का विस्थापन हो गया है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा पहला, आरोपित बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, आरोपित बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, आरोपित बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। अब ये आपको बोलेगा कि किस बल के कारण कार्य निकालना है। अब आपको ये बोलेगा किस बल के कारण कार्य निकालना है, ये ऐसा सीधा क्वेश्चन नहीं करेगा कार्य की गणना करो, ये पूछेगा आरोपित बल के कारण किए गए कार्य की गणना करो, आरोपित बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। एक क्वेश्चन ये आ गया, किए गए कार्य की गणना करो, कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू अप्लाइड, कैलकुलेट द वर्क ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। दूसरा है घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करो, घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। ये इंपॉर्टेंट बात है, इन दोनों को आपको बिल्कुल समझना जरूरी है। सबसे पहले देखो आरोपित बल द्वारा देखते हैं, ठीक है ना, इसके लिए देखते हैं। तो हमने क्या सीखा, एफ एस कॉस थीटा। सर आरोपित बल किधर लग रहा है, इधर की तरफ, ठीक है सर। विस्थापन सर किधर हो रहा है, इधर की तरफ। कितना हो रहा है सर, 3। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, थीटा का मान कितना होगा सर, cos 0, cos 0 0 डिग्री होगा, और cos 0 का मान कितना होता है सर, 1 होता है। तो कितना आया कार्य, जूल, 30 जूल। ये कैसा कार्य आया, ये सर धनात्मक का कार्य आ गया। अब देखो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, तो घर्षण बल गुणा विस्थापन गुणा cos थीटा। अब देखो विस्थापन तो अभी भी इधर हो रहा है, लेकिन घर्षण बल कहां लगेगा, इधर की तरफ। वस्तु के गति के विपरीत लगता है या नहीं लगता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है या नहीं करता, सर करता है ना, बताया था ना आपको। ये चुक 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 आगे जा रहा है, घर्षण बल कहां लगा रहा है, पीछे। अगर घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है तो अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल कैसे निकाला था, याद करो, म्यू एस एन निकाला था या नहीं निकाला था, और एन का मान किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है या नहीं होता है, एम इंटू जी, यानी कि जी का मान कितना हो गया 10। तो चलो म्यू एस कितना है 0.2 इंटू 10 कितना आया 2 न्यूटन, यानी कि घर्षण बल कितना लग रहा है 2 न्यूटन। चलो सरो घर्षण बल का मान निकाल लिया। विस्थापन तो अभी भी इधर ही हो रहा है, विस्थापन तो अभी भी इधर ही हो रहा है, कितना हुआ सर 3। अब जरा ध्यान देना, विस्थापन इधर, विस्थापन इधर, घर्षण बल किधर, इधर, दोनों के बीच का कोण कितना, कोण कितना सर 180 डिग्री। भाई घर्षण बल इधर लगा रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, दोनों के बीच का कोण कितना सर 180 डिग्री। और cos 180 कितना होता है, cos 180 कितना होता है, माइनस का 1 होता है सर, तो माइनस का 6 जूल निकल के आ गया। तो देखो कार्य कैसा हुआ। तो जब भी आपको कार्य की गणना करने बोली जाएगी तो आपको बोला जाएगा कि इस बल द्वारा किया गया कार्य निकालो, इस बल द्वारा किया गया कार्य, जैसे आरोपित बल भी है घर्षण बल भी है, तो आरोपित बल, और बोल देगा कि वस्तु इधर की तरफ विस्थापित हो रही है। तो आपको पता है आरोपित बल इधर है और वस्तु का विस्थापन भी कहां है, इधर है, थीटा 0। घर्षण बल इधर है, विस्थापन इधर है, थीटा 180। तो देखो कार्य धनात्मक भी हो सकता है और कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आ रही है, पक्की बात, कोई दिक्कत की बात है तो बोलो। एक क्वेश्चन और देखो, मान लो एक m द्रव्यमान की वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु है, फिर इसका मास मान लो 1 केजी, 2 केजी, जो लेना है ले लो, 1 केजी ले लो, आराम से कैलकुलेशन आता है। और इस वस्तु पे हमने बल लगाया, बल लगा के इस वस्तु को हमने 2 मीटर की ऊंचाई पे ले गए। कितनी मीटर की ऊंचाई पे ले गए, कितनी मीटर की ऊंचाई पे ले गए, 2 मीटर की ऊंचाई पे ले गए। मैंने आपसे पूछा कि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य निकालो। किसके द्वारा, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य निकालो, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य निकालो। ध्यान देना, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य निकालो, एकदम आसान है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य निकालो। सर कैसे निकालेंगे, सर कैसे निकालेंगे, एक बार बता दो प्लीज।
अरे हलवा हुआ या नहीं हुआ तुम्हारे? गुरुत्व बल कहाँ लगेगा इस पर? सर नीचे की तरफ। कितना लगेगा? m इंटू जी। आपने बता रखा है। ये बात कहाँ बताई थी? न्यूटन के गति के नियम में बता रखी है। नहीं समझ में आ रही? न्यूटन गति के नियम को जाके देखो, सारे वीडियो सीक्वेंस में है, क्लियर हो जाएगा। अदिश गुणनफल समझना है, सर इसमें जाके देखो, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। m का मान कितना है? 1। g का मान कितना है? 10। कितना हो गया? mg। गुरुत्व बल तो नीचे लग रहा है सर 10। विस्थापन कहाँ हो रहा है? ध्यान से देखो, बल लग रहा है नीचे, विस्थापन कहाँ हो रहा है? ऊपर। ऊपर दोनों के बीच का कोण कितना? 180 डिग्री। यानी कि अगर मैं गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य निकालूं तो कितना होगा? गुरुत्व बल कहाँ लग रहा है? 10। विस्थापन कितना हो रहा है? 2 cos 180। और cos 180 कितना होता है? माइनस का 1। यानी कि उत्तर कितना आया? माइनस का 20 जूल। तो आपको बोला जाएगा, ये एकदम बोला जाएगा कि किसके कारण कार्य निकालना है। जब तक ये बात नहीं बोली जाएगी हमें समझ नहीं आएगा। हाँ, अगर वस्तु पे केवल एक ही बल लग रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस स्थिति में देखो mg नीचे लग रहा है। अब मान लो मैं यहाँ पे बोलता कि मैंने F बराबर 10 बल लगाया, 20 न्यूटन के बल लगाया ऊपर की तरफ। अब मेरे द्वारा किया गया कार्य निकालो। तो मेरे द्वारा किया गया कार्य है वर्क मेरे द्वारा। मेरा कितना बल लगाया है? मैंने बल कितने लगाया है? मैंने बल 20 न्यूटन लगाया। कितना लगाया? 20। कहां लगाया? ऊपर की तरफ। कितना मीटर विस्थापन हुआ? 2। कॉस थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। क्योंकि बल और विस्थापन कहां है? एक ही दिशा में। तो 40 इंटू कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। यानी कि मेरे द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया? 40 जूल। आपको और कुछ सोचना ही नहीं है। आपको ग्रेविटी का पूछा, ग्रेविटी कितना बल लगा रहा है, विस्थापन कितना हुआ। आपसे पूछा आरोपित बल कितना है? 20 न्यूटन। विस्थापन कितना हुआ? 1 मीटर, 2 मीटर, जो भी 2 मीटर हुआ तो 2 मीटर लिख दिया, 1 मीटर होता तो 1 मीटर लिखेंगे, जितना है उतना लिखेंगे और निकाल लेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं एकदम आसान है, आपको मेरी बात एकदम समझ में आ रही हो। बिल्कुल आसान चीजें हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जीरो कार्य की। सर कार्य शून्य भी होता है क्या? बिल्कुल सर, कार्य शून्य होता है। शून्य कार्य, जीरो वर्ग क्या होता है? जीरो वर्ग। सर ये भी होता है क्या? बिल्कुल सर, जीरो वर्ग भी होता है। सर ये जीरो वर्ग क्या होता है? जीरो वर्ग मतलब कार्य किया ही नहीं, कार्य किया ही नहीं। अब कार्य ना करने की बहुत स्थितियां हो सकती है, कार्य ना करने की बहुत स्थितियां हो सकती है। मान लो आप एक दीवार है, आप दीवार नहीं हो, आपके सामने एक दीवार है। मान लो आपके सामने एक दीवार है और आपने दीवार पर बल लगाया, बल लगाए जा रहे हो, क्या दीवार खिसकेगी? क्या नहीं खिसकेगी। आपने तो बल लगाया पर दीवार का विस्थापन कितना हुआ? 0। अगर बल को जीरो से, किसी भी चीज को 0 से गुणा करोगे तो कार्य कितना होगा? शून्य होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? फिर आपको कॉस्ट देखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इस स्थिति में विस्थापन ही नहीं हुआ। बल लगाया पर बल लगाने से वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ। आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज हुई, जैसे जिम में आपने बहुत सारा भार ले लिया, 200 किलो ले लिया, आप उठा 100 किलो नहीं पाते, 200 किलो लेके उठाए जा रहे हो, डंबल को उठाए जा रहे हो, डंबल उठ नहीं रहा। बल तो लगा रहे हो पर डंबल उठ नहीं रहा। तो आपके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? बल गुणा विस्थापन। बल तो आपने लगाया पर विस्थापन कितना हुआ? शून्य हुआ। तो विस्थापन शून्य हुआ तो कार्य कितना हो जाएगा? बताओ इस स्थिति में कार्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और भी स्थितियां हो सकती है। अगर मान लो वस्तु पर आरोपित बल ही शून्य है, आपने वस्तु पर बल लगाया ही नहीं, फिर जब बल ही नहीं लगाया तो क्या आप सोचोगे कि विस्थापन होगा? आपने बल नहीं लगाया या किसी वस्तु ने बल नहीं लगाया तो क्या उसमें विस्थापन हो सकता है? तो अगर किसी वस्तु पर लगने वाला बल ही 0 है तो उसका कार्य कितना गिना जाएगा? 0 गिना जाएगा। ये दो बात तो समझ में आ गई। लेकिन सर अगर बल और विस्थापन दोनों ही शून्य ना हो, तो कार्य शून्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री। क्योंकि cos 90 का मान सर कितना होता है? सर 0 होता है। कितना होता है सर?
जीरो होता है। मेरी बात समझ में आई? जैसे जैसे एक कूली है, बहुत बढ़िया एग्जांपल, कई बार क्लास 9 10 में भी पढ़ा होगा। एक कूली है, अपने सर पर भार रख के जा रहा है, अपने सर पर भार रख लिया और ये कूली यहां चला गया और ये कूली यहां पर पहुंच गया। इसका विस्थापन मान लो, इसका विस्थापन मान लो कितना भी हो गया, 2 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, 5 मीटर हो गया। मैंने कहा गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य निकालो, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य निकालो। अब बताओ इस पर गुरुत्व बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। विस्थापन किधर होगा? ध्यान देना, विस्थापन किधर होगा सर? विस्थापन तो इधर होगा। विस्थापन इधर है, बल इधर है। थीटा कितना है सर? 90 डिग्री। तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? जल्दी से बोलो। अरे सर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल कितना लग रहा है? mg इंटू एस इंटू कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। कूली को बोल मत देना कि भैया तुमने काम नहीं किया, पैसा नहीं मिलेगा, हाथापाई हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स के काम से उनको मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला? फिजिक्स का काम अलग है। फिर भी हम कूली को पैसे देते हैं नहीं देते सामान उठाने का? अब वहां जाके बोले भैया मैं तो फिजिक्स का मास्टर हूं, मुझे नहीं पता, तुमने कार्य नहीं किया, काम नहीं किया, पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। काम तो किया है, नहीं तो वो तुम्हें बता देगा। क्योंकि डेली लाइफ का जो वर्क होता है और फिजिक्स का जो काम होता है, दोनों में फर्क है। समझ में आ रही है? कूली यहां से यहां तक सामान लेके गया, पैसा देना पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से उसका कार्य कितना गिना गया? 0 गिना गया। कितना गिना गया? 0 गिना गया। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे एक पत्थर को, एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो एक पत्थर है, इस पत्थर को आपने घुमाया 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 घुमाया, इस पत्थर को आपने घुमाया, इस पत्थर को आपने घुमाया। तनाव बल कहां लगा? अंदर की तरफ। तनाव बल कहां लगा? अंदर की तरफ। वस्तु का विस्थापन कहां हो रहा है? इधर की तरफ। किसी भी स्थिति में आ जाओ, तनाव बल कहां लगेगा? अंदर की तरफ। विस्थापन किधर आएगा? इधर की तरफ। किसी भी स्थिति में आ जाओ, तनाव बल कहां लगेगा? इधर की तरफ। विस्थापन किधर लगेगा? इधर की तरफ। ठीक है? या आप ऐसा भी कह सकते हो कि अभिकेंद्री बल कहां लगेगा? अंदर की तरफ। अभिकेंद्री बल कहां लगेगा? अंदर की तरफ। विस्थापन किधर हो रहा है? इधर की तरफ। अगर मैं बोलूं अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य, मान लो अभिकेंद्री बल बोलूं या तनाव बल बोलूं, एक ही बात है यहाँ पे तो अभी, क्योंकि अभिकेंद्री बल तनाव से ही आता है। अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य, ध्यान से देखना। अब अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य, तो अभिकेंद्री बल तो किया गया कार्य कितना होगा? अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य देखो कितना होगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही, आप बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है। देखो अभिकेंद्री बल कहां लग रहा है? अंदर की तरफ। विस्थापन किधर हो रहा है? ध्यान से देखो, इधर का विस्थापन इधर, इस बिंदु पर विस्थापन इधर, किसी भी बिंदु पे देखो विस्थापन इधर, इनटू, तो देखो थीटा कितना बन रहा है? हर केस के अंदर थीटा कितना बनेगा? हर केस के अंदर थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा? 90 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल सर बनेगा। cos 90 कितना हो गया? 0। इसका मतलब जब किसी पत्थर को घुमाते हो तो तनाव बल द्वारा, अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। क्यों होता है आपको समझ में आ गई होगी। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि जब वस्तु पूरा एक चक्कर निकालती है तो विस्थापन शून्य होता है, तो भी किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कार्य की तीनों बातें समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है सर। चलो एक दो तरह के और क्वेश्चन आते हैं, उनके साथ कैसे करेंगे। मान लो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है सर, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कई बार क्वेश्चन यूं आ जाएगा, कई बार क्वेश्चन यूं आ जाएगा, मान लो एफ आपको समीकरण, एफ आपको दे देगा वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में दे देगा, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप। मान लो ऐसा दे देगा, ऐसा दे देगा आपको, और विस्थापन आपको जो भी है, विस्थापन जो भी है, सदिश राशि है, वो आपको दे दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये मान लो आपको विस्थापन दे दिया। ठीक है, दे दिया। आपको पूछा कार्य निकालो, तो मैंने क्या सिखाया था? कार्य बराबर एफ डॉट एस। जब सदिश रूप में दे रखा हो एफ डॉट एस लगाओ। एफ का मान कितना है? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप
प्लस एफ जेड के कैप। बोलो हाँ या ना। इसको आप ऐसा लिख लो, सॉरी, इसको लिख लो एस एक्स आई कैप, विस्थापन आई दिशा में, विस्थापन जे दिशा में और विस्थापन के दिशा में। ठीक है, ये लिख लो। डॉट डॉट। अब देखो आप फिजिक्स में सदिश कैसे काम आती है, देखो अब आपने ऐसे लिख लिया तो सदिश को ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखना। अब आपको कोण नहीं बताना है इनके बीच में, आपको इनके बीच में कोण नहीं पता, आपको सदिश रूप में दिया, सीधा सदिश वाला फॉर्मूला लगाओ। दो वेक्टर का डॉट कैसे करते हो, दो वेक्टर का बिंदु गुणनफल कैसे करते हो, एक्स को एक्स से, एक्स को एक्स से, वाई को वाई से और जेड को जेड से, जेड को जेड से। एक्स को एक्स से करोगे एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। बस ये निकल गया कार्य। ध्यान रखना कोई दिशा नहीं आती है, कोई दिशा नहीं आती है, कोई दिशा नहीं आती है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लो। कोई भी क्वेश्चन अगर सदिश रूप में आए तो कर डालना, कोण के रूप में आएगा तो बता चुका हूं कैसे करना है। इस तरीके से आपको निकालना है। क्वेश्चन कैसे आ गया, मान लो किसी वस्तु पर बल लग रहा है, मान लो मैं कहता हूं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये बल लगाया और वस्तु के अंदर जो विस्थापन हुआ वो हुआ तुम्हारा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये विस्थापन हुआ। अगर मैंने किया गया कार्य पूछा, अब आपने देखा कि सर ये तो सदिश रूप में है, कोण तो है ही नहीं, कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। सर आपने ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना, हमें ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था ना। फॉर्मूला क्या पढ़ाया सर, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, ये फॉर्मूला पढ़ाया। इनका क्या करना है, डॉट कर दो, डॉट कर दो। ये सर डॉट करना सिखाया था आप लोगों ने, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपको डॉट करना सिखा रखा है। अगर आप सीखना चाहते हो तो सदिश वाला भाग जाके देख लो, वहां पे आपको डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल सिखाया जा चुका है। 3 2 जा 6, आई को आई से, जे को जे से, 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 0। आंसर कितना आया, 6 जूल। कितना आया, 6 जूल। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कार्य पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको आ गया है तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। कोई भी तरह के डाउट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।